नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी हो या निधि कंपनी हो या माइक्रो फाइनेंस हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, उसको कलेक्शन करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट स्टेप आज बताने वाला। ये 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स में से कुछ भी मिस अगर हुआ तो नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है फाइनेंस बिजनेस के लिए। अगर यही कलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाया तो फिर बिजनेस आगे थम सकता है, रुक सकता है, और बिजनेस का स्पीड भी कम हो सकता है, और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गलत प्रोसेस के कारण डूब जाते हैं। आप नहीं डूबना चाहते हैं, आप आगे अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है ट्रेनिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टाफ का। उसको पता रहना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किस तरीके से काम करती है। उनको एक बिलीफ आना चाहिए कि हमारी कंपनी सही है। जब तक कि वो नहीं है तो कहीं पर भी कलेक्शन करने जाएगा तो वो वापस आके बहाना देने वाला है। और दूसरी चीज, उनको ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर वो ट्रेंड रहेंगे तो जो भी कस्टमर है, कस्टमर ट्रेंड नहीं है, आपका एम्प्लॉय ट्रेंड होना चाहिए। तो क्या होगा, वो जाकर कस्टमर को काफी सारी चीजें समझा भी सकते हैं पर्सनल लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे, और कस्टमर ऐसे लोगों का रेस्पेक्ट भी करते हैं, और रेस्पेक्ट के कारण कलेक्शन में असुविधा कम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने तय कर लिया कि भाई कलेक्शन के लिए भेजना है, तो फिर वहां पर लेजर बैलेंसेस टाइम पर देने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि भाई किससे कलेक्शन करना है। एक समरी मैसेज या रिपोर्ट उनको दे दिया, उनके पास मैसेज चला गया, भाई दीपंकर समझदार से वसूल करना है, जिसने 1000 रुपए प्रति महीना देने का बात किया था, 24 महीने तक 1000 रुपए लेना था हर महीने। पिछला 4 महीने के पेमेंट हो चुके हैं, 1 महीने का पेमेंट ओवर ड्यू है, जो पिछले महीने देना था दीपंकर सर नहीं दे पाए, 1 महीना करंट वाला है, तो 2000 रुपए इसी बार में कलेक्शन करना है। नेक्स्ट कलेक्शन का डेट कब है, ये सारी चीजों को मैसेज कर देना है। किसको? हमारे कलेक्शन ऑफिसर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किस समय आप कलेक्शन करने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई में इससे रिलेटेड भी गाइडलाइन है। तो यहां पर 2 चीजें हैं, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं। सबसे पहला चीज ये, क्या वो ओवर ड्यू वाला डिफॉल्टर है, यस और नो, या फिर वो नॉर्मल है जिससे अभी कलेक्शन और उम्मीद दोनों चालू है। उम्मीद चालू है तो फिर थोड़ा बहुत कम या ज्यादा समय पर भी आप चले जाओगे तो कहीं पर कोई गलती वाली बात नहीं, क्योंकि आपने अभी तक नोटिस वगैरह दिए नहीं है, इसलिए परेशानी होगी नहीं। तो फिर आप सुबेरे 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक भी अगर आप कलेक्शन करने जाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन प्रयास करिएगा कि आप पहले से उनको मैसेज कर दिए रहें कि किस समय आप आने वाले हैं, और उनको पहले जो फॉर्म भरवाते हैं ना उसी समय बता दीजिएगा कि हमारा नॉर्मल कलेक्शन टाइम सुबेरे 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक है। और ये भी चीज उनसे मनवा लीजिएगा कि भैया मैंने आपको पहले से ही बताया था, फॉर्म के समय में बताया था, हिंदी में लिखा हुआ था, आपको पता है। लेकिन जब ओवर ड्यू हो जाए और सामने वाले के ऊपर हम कार्रवाई शुरू करते हैं, तब आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। उस समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही आप करने का प्रयास करिएगा अपना कलेक्शन, क्योंकि आपकी कार्रवाई अलग से चालू है। किसी भी तरीके से सामने वाले को यह मौका ना मिले कि सर मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे को मेरे घर में आके बीवी बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है, मोहल्ले में परेशानी हो रही है। देखिए, ये सारी सिचुएशन कुछ ही लोगों के कारण आती है। मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि ऐसे लोगों को भी ये अवेयरनेस रहे। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई इसके करने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम से काम करिए, काम पे ध्यान दीजिए, समय पर पैसा चुकाइए। आपके साथ वास्तविक कुछ गलत होता है तो जरूर रिकॉर्डिंग करिए। इवन मैं ये कहता हूं कि जो कलेक्शन करने जा रहा है वो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग जरूर रखे, और जब भी जरूरत पड़े बोले कि सर मैं ऐसा ऐसा बोल दूंगा, बोलना साहब सब रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये ऑनलाइन है, सब चीज हमारा रिकॉर्डिंग वहां पर चले जा रहा है, तो आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे आपको भी असुविधा हो जाए और मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो इस तरीके से अपने आप को क्लीन रखने का प्रयास करिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय पर नहीं दिया। 15 दिन का समय या 1 महीने का समय है जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, मान लीजिए उसके अंदर में उसने दिया नहीं, तुरंत उनका चेक बाउंस करा लीजिए। जो अपने फॉर्म भरवाते समय डिसबर्समेंट के समय में चेक्स लिए होंगे, उसमें से जितना अमाउंट आपका ड्यू है वो चेक बाउंस करा दीजिए, और बाउंस करा के उनको तुरंत एक नोटिस भी भेज दीजिए, जिससे ये हो जाए कि भैया हमने चेक बाउंस करा दिया है और आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। और नोटिस में क्लियर लिख लीजिए आपने इस समय ये लोन लिया था जिसका ये इंस्टॉलमेंट बचा था, 30 डेज का हमारा प्रोसेस था, वो 30 डेज इस तारीख को खत्म हो गया, इसके कारण हम लोग को उसके बाद में सिस्टम के अनुसार में चेक को बाउंस करना पड़ा और हमारे पैसे वसूल नहीं हो पाए। तो अब आपको ये पैसे हमारे पेनल्टी के साथ में, और ये नोटिस का भी जो फीस है वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। सर नोटिस का फीस के बारे में कहां लिखा है, ये भी आपको लोन के फॉर्म में लिख देना चाहिए। और लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं कि आप नोटिस तो दे रहे हो, आप सारे प्रोसेस कर रहे हो, आपने चेक बाउंस करा दिया, एग्री हो गया, लेकिन आपको कंटिन्यू बातचीत करते रहना चाहिए पोलाइटली। किसके साथ में? कस्टमर। ये पॉइंट ध्यान जरूर रखिएगा,
कि बातचीत कंटिन्यू रखिएगा कस्टमर के साथ में, क्योंकि कस्टमर भगवान है और भगवान को बताते रहिए कि भैया हमारा पैसा दे दीजिए और हम आपके साथ में रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस है इसी कारण, क्योंकि कंपनी है, एक आदमी पैसा अगर ले ले तो दूसरे को फायदा होगा नहीं, कंपनी का भी पर्पस नहीं पूरा होगा, कंपनी का भी लॉस होगा और दूसरा जो कस्टमर होगा जिसको हम मदद कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मदद आप करिए, पैसे समय पर चुकाइए और जो भी पेंडिंग है, पेनल्टी है, वो सारी चीजें हम लोगों को चुका दीजिए। तो दोस्तों ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप्स के साथ में इनको मत भूलिएगा, इनको जरूर अप्लाई करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।